यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। फिर अपने आप से ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। उसने कहा, क्या करूं, तोड़ दूं वादा? नहीं, शिव तो पूरी तरह से बरस पड़ेगा और पता नहीं इस वादा तोड़ने के चक्कर में क्या क्या सजा देगा। फिर उसने कहा, शिव तूने बहुत गलत किया है और बेवकूफ था जो मैं तेरी बात मान गया। मैं अपने तरीके से एंजल को मना लेता और वो मान भी जाती। क्यों मानी मैंने तेरी बात? इधर फार्म हाउस में शिव सब बातों से अनजान सोफे पर अपने कमरे में बैठा था, लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था कि इतनी देर में अब आगे शिव सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था, लैपटॉप उसके सामने था। इतनी ही देर में बाथरूम का दरवाजा खुला और आना धीरे धीरे कदमों से बाहर आने लगी। शिव ने जैसे ही देखा वो फटाफट लैपटॉप साइड पर करके आना की तरफ गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। आना ने शिव से छूटने की कोशिश की तो शिव ने कहा, प्रिंसेस तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें अभी ज्यादा चलना फिरना नहीं है, रेस्ट करना है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बता देना। आना अभी भी गुस्से में थी। मैंने शिव की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुप रही। शिव हल्का सा हंसा और बोला, कब तक गुस्से में रहने वाली हो? फिर उसने उसे बड़े प्यार से बेड पर लेटाया और बोला, तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध मंगवा रहा हूं, उसे पिए बगैर नहीं सोना। आना ने कहा कि मैं दूध नहीं पीती। तो शिव ने कहा, पिछले 2-3 दिन से तुम इसी तरह से नखरे कर रही हो और तुम्हें पता है कोई फायदा नहीं होगा, दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। आना ने कहा, मैं ठीक हूं, मुझे वापस जाना है। शिव ने कहा, मैंने कहा ना अभी नहीं, जब हमें लगेगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो तभी हम तुम्हें वापस भेजेंगे। शिव ने आना को यही कहा था कि एक बार वो बिल्कुल ठीक हो जाए और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाए, फिर वो उसे वापस वही भेज देंगे जहां वो जाना चाहती है और उसका पूरा ख्याल भी रखा जाएगा, क्योंकि आना उन दोनों के पास रहने के लिए मान ही नहीं रही थी और शिव के पास आना की बात मानने का के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और यह आइडिया भी उसे अंश महाराज जी नहीं दिया था कि एक बार मान जाओ, उसे 10-15 दिनों में कंफर्टेबल करो और उसके बाद उसे समझा देंगे। शिव ने पिछले 2 दिनों में आना की बहुत केयर की थी। उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने अपना सारा काम भी घर पर ही रहकर कर रहा था। सब फाइल्स उसने मंगवा ली थी। मीटिंग भी ऑनलाइन ही कर रहा था। एक पल भी वह आना को अकेले नहीं छोड़ रहा था और उसे पूरा कंफर्ट जोन में रख रहा था और ये दिखा रहा था कि वो दोनों उसे कितना प्यार करते हैं। पर आना को अभी भी गुस्सा था। उसके साथ जो भी हुआ वो कोई कम भी नहीं था और गुस्सा करना जायज भी था। इसीलिए शिव चाहे कुछ भी कर रहा था, आना उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती थी और चुप रहती थी। शिव भी समझ रहा था और इसीलिए वो आना को पूरा टाइम देना चाहता था। इधर अंश कितनी ही देर उधर बालकनी की तरफ देखता रह रहा और फिर वहां से मुड़कर मेंशन की तरफ चला गया। रास्ते में ही, तुमने मुझे एंजल से 10 दिन दूर रखा है ना शिव? अब तो देख मैं तुझे कितने दिन उससे दूर रखता हूं। इस बात का मैंने भी अच्छे से बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी अंश ओबरॉय नहीं। वो वहां से मेंशन की तरफ चला गया। इधर सनाया भी अपने विला में थी। वो अपने इस घर में थी जो कि अंश ओबरॉय और शिव ओबरॉय ने उसे पर्सनल लेकर दिया था। मिशी और लूसी उससे पूछ पूछ कर थक चुकी थी कि आना कहाँ है और कैसी है और वह उनके सामने क्यों नहीं आ रही। सनाया के पास किसी बात का जवाब नहीं था और उसने उन दोनों से झूठ बोल दिया कि आना इंडिया वापस चली गई है थोड़े दिन के लिए और जब वह ठीक हो जाएगी तब वह आ जाएगी, क्योंकि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मिशी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आना ऐसे ही बिना किसी से बताए इंडिया कैसे चली गई और जब भी इंडिया की बात होती थी आना हमेशा मना करती थी कि वो कभी इंडिया नहीं वापस नहीं जाएगी। मिशी उसकी रूममेट थी। जिस हॉस्टल में आना रहती थी उसी के रूम में मिशी, लुकू और आना ये तीनों इकट्ठे रहते थे। मिशी भी इंडिया से ही थी, मुंबई से, और यहाँ पढ़ने आई थी और लूसी वो से थी। वो विराट की ही फ्रेंड थी और विराट ने ही आना से उससे उसकी दोस्ती कराई थी। विराट को आना के बारे में सब पता था। वो उसके साथ बचपन से पढ़ता था और अच्छे तरीके से जानता था कि आना बहुत मासूम है और चुप चुप रहने वाली, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। हॉस्टल में दोनों अपने कमरे में थी। मिशी, लूसी, क्या तुम्हें लगता है जो सनाया कह रही है वो सही है? लूसी, नहीं मिशी, मुझे सनाया की किसी बात पर विश्वास नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आना कभी भी इंडिया वापस नहीं जा सकती। यह बात तो मुझे नहीं पता, पर मुझे विराट ने बताई थी कि आना को गलती से भी इंडिया वापस नहीं भेजना। मिशी, पर ऐसा क्या है? आना तो इंडिया में ही पैदा हुई है और वही रहती थी। लूसी, मुझे नहीं पता, बस विराट ने ही बताया। उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स वो दोस्त है और इसीलिए शायद उसने आन का एडमिशन भी जर्मनी में ही कराया।
और वो मुझे इसके के बारे में पूछता भी रहता है। मिशी, यही तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आना हम दोनों को बिना बताए कैसे इंडिया जा सकती है, जबकि सनाया उसकी सीनियर है। आना उसे बहुत मानती है, लेकिन हम उसके साथ रहते हैं 24 घंटे और उसने हमें नहीं बताया और सनाया को बताया। और सनाया को पहले तो पता नहीं चला। अचानक 3 दिन बाद इसने आकर बोला, लूसी, मैं आज ही विराट से बात करती हूँ और उसे सब बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी सनाया की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि आना बहुत बड़ी मुसीबत में है, शायद उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। सनाया के भाई तो काफी पहुंचे हुए लोग हैं, उनकी बहुत पावर है पूरे जर्मनी में, यहां तक कि इंडिया में। फिर ऐसे कैसे उसके भाइयों को पता नहीं चला, और बाद में जब पता चला तो वो इंडिया के लिए निकल गई थी। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। लूसी ने विराट को फोन करके सब बता दिया और विराट ये सुनते ही लूसी पर बरस पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है लूसी, इतने दिन से आना गायब है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें पता था ना कि वो किसी मुसीबत में है, इसीलिए मैं उसे सबसे छुपाता फिर रहा हूं। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा फोन करके उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता हूं। लूसी, विराट, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो हमारे साथ ही थी और हम सुबह कॉलेज गए तो बाद में पता चला कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है गार्डन से। और तुमने मुझे आज बताया है, एटलीस्ट उसे दिन बाद तो देती तो मैं यहां से निकल जाता। पता नहीं वो किस हाल में होगी। लूसी, सनाया ने बताया कि वो इंडिया चली गई है, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और उसी के इलाज के लिए वो इंडिया गई है। आर यू मैड? वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुम बन रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इंडिया किसी कीमत पर नहीं जाएगी। और छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और वह इलाज के लिए इंडिया चली गई। अरे कौन बैठा है उसकी केयर करने के लिए? उसको कोई अपना है ही नहीं, मेरे अलावा कोई उसका अपना नहीं है। सनाया बिल्कुल झूठ बोल रही है। और है कौन ये सनाया? सनाया हमारी फ्रेंड है, हमारे सीनियर है और वह आना की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है। आना उसे बहुत मानती है। सनाया और आना ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की हुई है कभी। विराट पर जो भी है, मुझे इस सनाया पर शक हो रहा है। वो जो भी कह रही है झूठ है। ये बात पक्की है कि आना गलती से भी कभी इंडिया नहीं जाएगी। तुम सब छोड़ो, मैं नेक्स्ट फ्लाइट से वहां आ रहा हूं, मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ जाना। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके विराट। लूसी अंदर कमरे में आकर मिशी ने पूछा, क्या हुआ लूसी, सब ठीक है? तो लूसी ने कहा, हाँ विराट खुद यहाँ आ रहा है। मिशी ने कहा, आखिर बात क्या है? आना इंडिया से है और विराट उसे इंडिया का भी जाने नहीं देता। और यह विराट कौन है? वे आना का क्या लगता है? तो लूसी ने कहा, वह आना का बहुत अच्छा फ्रेंड है, बचपन से उसके साथ पढ़ा है, उसे अच्छे तरीके से जानता है। बस मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो आना को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर दोनों कुछ बातें करने के बाद सो गए। इधर अंश को नींद नहीं आ रही थी और वो एक पब में आ गया। पब में उसके साथ ही विशाल भी था और 2 बॉडीगार्ड जो और भी। विशाल यही सोच रहा था, उसकी क्या लाइफ है, खुद को तो नींद नहीं आ रही है उसकी एंजल के बिना, पर उसे तो आ रही है, उसे नहीं छोड़ रहा। अंश वहां पर लगा था, ड्रिंक कर रहा था और उसे आना की बहुत याद आ रही थी। उसके सामने बार बार आना का वो चेहरा आ रहा था जब आना दुल्हन के रूप में तैयार हुई थी, व्हाइट गाउन पहना था और वो बड़े प्यार से बिल्कुल बच्चों की तरह अंश के सीने से लगकर सो रही थी गाड़ी में। और हल्का सा पाउट निकला हुआ था और अंश लगातार हल्की हल्की किस उसकी होठों पर कर रहा था। वो अपने आप से एंजल 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 कैसे निकलूंगा मैं इतने दिन। फिर एक लड़की बड़े ही छोटे कपड़ों में, बल्कि यूकाले सिर्फ नाम के कपड़े पहने हुए, अपने हाथों में ड्रिंक का लिए अंश की तरफ आई और उसके चेहरे पर बड़ी ही सिडेक्टिवली उंगली चलाते हुए बोली, हेलो एमआर, हैंडसम, हाउ आर यू? सारी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में है बट मैं नहीं लिखा रही कि सबको समझ आ जाए। अंश ने टेढ़ी नजर से उसको देखा और ऊपर से नीचे तक, फिर उसको अच्छे से देखा। उसने देखा उसे लड़की ने बिल्कुल थाई तक की एक मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और ऊपर से भी उसका टॉप हेल्टनिक था जिसमें कि उसकी क्लीवेज साफ साफ विजिबल थी और पूरा पेट भी। अंश ने उस पर ध्यान नहीं दिया और सीधा खड़ा रहा और अपनी ड्रिंक एंजॉय करता रहा। विशाल ने जैसे ही अंश को किसी लड़की के साथ देखा, उसने बॉडीगार्ड को इशारा किया और बॉडीगार्ड ने अपना कंधा उसका के बोल दिया कि हम क्या कर सकते हैं। विशाल ने बड़े धीरे से अंश की फोटो खींच ली उस लड़की के साथ और उसे किसी को भेज दिया। विशाल ने यह काम इतनी चालाकी से किया कि किसी को भी पता ना चले, उसके साथ खड़े आदमी को भी। पर अंश तो अंश है, उसने विशाल को ऐसा करते हुए देख लिया था। उसकी बाज की नजर चारों तरफ थी और उसने अपने आप में ही स्मर्क किया और बोला, वेल डन। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखा और बोला, चले बेबी, और अपनी एक आई विंक कर दी और उस लड़की को लेकर वही पब में ही बने अपने प्राइवेट रूम में चला गया। विशाल उसे जाते हुए देखा रहा, अपनी आंखें फाड़े हैरानी से कि कितना बड़ा धोखेबाज है यह इंसान, जबरदस्ती किसी से शादी की और अब उसे धोखा दे रहा है। उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड कर दी और अंश रूम में उसे लड़की के साथ आया। वो लड़की आते ही अंश के साथ लिपटने लगी। अंश ने उसे साइड पर किया और बोल, वेट, इतनी भी क्या जल्दी है? उसे लड़की ने कहा, ना आई कैन टी वेट। यू नो, तुम्हें देखते ही दिल में कुछ कुछ होने लगा। तुम्हारी यह पर्सनैलिटी, तुम्हारी यह बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है, आई कैन टी टेल यू। अंश हंसा और बोला, वेट करो बेबी, अभी तुम्हारी सारी डिजायर्स पूरी करूंगा, बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड करूंगा तुम्हें। फिर अंश ने किसी को मग किया और उसे कुछ समझाया और बालकनी की तरफ चला गया।
वे रूम में आया तो उसने देखा कि उसे लड़की ने ऑलमोस्ट अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और सिर्फ इनरवियर में अपने हाथों में शराब का गिलास लिए अंश के सामने बड़ी मटका के चल रही थी। जैसे उसे रिझाने की कोशिश कर रही हो, अंश ने भी अपना ब्लेजर उतारा और सोफे पर बड़े आराम से टांगे फैलाकर बैठ गया, अपने हाथों में शराब का गिलास लिए और उस लड़की को देखा ही रहा। फिर वह हंस और बोला, कितनी आग है ना तुम्हें। और वो लड़की, ये स्वीट हार्ट एक बार आजमा के तो देखो, इतनी हॉट हूं कि तुम्हें भी जला दूंगी। अंश ने कहा, पर तुम ये भूल गई, आई एम अंश ओबरॉय, मैं जलने वालों में से नहीं जलाने वालों में से हूं। जैसे उसने ये कहा वो लड़की तो एकदम से डर गई। फिर अंश उसकी तरफ देखा और हंस और बोला, अभी से डर गई, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो तुम्हारे अंदर की पूरी गर्मी निकालने बाकी है। वो लड़की हंसी पर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया सच में। अंश कहता, यही तो मैं चाहता हूं कि सब लोग मुझसे डरे और मेरी बात माने और मेरे खिलाफ कभी उठने की कोशिश भी ना करें। और अगर कोई कोशिश करे भी तो मैं उसे इस तरह से सबक सिखाऊं कि उसे देखने वाली की रूह कांप जाए, जैसे वो उस लड़की को। उसे लड़की को ये बता रहा था। वो लड़की की तो हालत बुरी हो रही थी। फिर उसने अपने ख्यालों को झटका और बोला, बेबी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आज की रात तो सिर्फ तुम और मैं। और वो बड़े सिडक्टिवली अंश की चेस्ट पर अपने हाथ चलाने लगी और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। अंश वैसे ही चुपचाप बैठ रहा, अपनी टांगे सामने टेबल पर फैलाकर और शराब के घुटट पिता रहा। एपिसोड 42। वो लड़की अंश को रिझाने के लिए पूरा जोर लगा रही थी, बल्कि जैसे जैसे वो लड़की उसके करीब आ रही थी, अंश को आना की याद उतनी ही ज्यादा सता रही थी। उसने सोफे के पीछे अपना सिर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आना के लिए उसकी डिजायर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी जितना ये लड़की उसके करीब आ रही थी। उसने अपने मन में कहा कि एंजल, क्या करूं मैं एंजल। फिर उस लड़की ने अंश के ऊपर के 3 बटन खोल दिए और जैसे ही वो बटन खोलकर उसकी शर्ट को पंच से बाहर निकलने लगी, अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बहुत जल्दी है, तुम्हें कहा ना थोड़ा सा वेट करो। लड़की ने कहा, वेट हाई तो नहीं हो रहा, अब तो बस तुम्हें जल्द से जल्द पाना है। अंश हंसा और सोफे से उठ गया और बोला, इतनी भी जल्दी क्या है बेबी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। फिर वो लड़की भी सोफे से उठ गई और अंश की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने अंश को हाथ लगाने के लिए अपना हाथ उठाया, अंश ने एक धारदार खंजर अपनी पेंट की पिछली पॉकेट से निकाला और उसके उस हाथ पर वार कर दिया। वो एकदम से चीखी, उसके हाथ से खून नीचे पानी की तरह बह रहा था और वो दर्द से तड़प रही थी। उसने उसको देखकर कहा, व्हाट द हेल इज दिस। अंश ने उस लड़की के बाल पकड़े और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, बहुत स्मार्ट समझती हो अपने आप को, भूल गई किसके पास आए हो। अंश ओबरॉय नाम है मेरा, मैं तो उड़िया उड़ती चिड़िया के पर गिन लो। तुम हो ही क्या मेरे सामने, तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह से मेरे पास आओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। वो लड़की बुरी तरह से डर गई थी, अब तो उसका दर्द भी वो भूल गई थी, उस अंश से डर लग रहा था। खंजर लेकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और वो लड़की नीचे जमीन पर अपने इनरवियर में ही पड़ी दर्द के मारे तड़प रही थी। उसके माथे पर पसीना था, आंखों में डर। उसने अंश की तरफ देखा और बोला, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम। अंश ने कहा, बस यही, तुम्हें किसने भेजा है और क्यों भेजा है और क्यों भेजा है। वो लड़की हैरानी से अंश को देख रही थी। उसने लड़खड़ डराती जुबान से बोला, मुझे किसी ने नहीं भेजा। अंश ने कहा, तुम्हें क्या लगता है यह अंश ओबरॉय धोखा खा सकता है। फिर उसने उसे लड़की के इस हाथ पर जिस पर खून आ रहा था और जिस पर अंश ने चाकू से काटा था, इस पर पैर रख दिया। उसे वो लड़की दर्द से कराहने लगी, उसकी चीख निकलने लगी और अंश से ऐसे देखकर हंस रहा था और बोला, अगर जान बचाना चाहती हो तो बता दो, रोबिन के भाइयों का क्या रिश्ता है तुमसे और क्या जानना चाहते हैं। जैसे ही अंश ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा कि रोबिन के भाई, तो उसे लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंश से ऐसे देखकर हंसा और बोला कि क्या देख रही हो, तुम्हें क्या लगा यह अंश ओबरॉय ने कच्ची गोलियां खेली है। नो बेबी, मैं अपने दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि दोस्त जो मुझे जानते हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे खिलाफ जा सके, और दुश्मन कितनी भी कोशिश करे पर अंश ओबरॉय से जीत नहीं सकते। उसने कहा, मैं तुझे लास्ट बार बोल रहा हूं, मुझे बता दो आखिर क्या जानना चाहते हैं वह। तो उसे लड़की ने कहा, बताती हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरी जान छोड़ देना। अंश उसे वैसे ही छोड़कर सामने सोफे पर बैठ गया और बोला, जल्दी टाइम नहीं है मेरे पास। तो उसे लड़की ने बताया कि रोबिन के भाई डेविड और मार्क्स ने तुम्हारे करीब आकर तुम्हें ड्रग्स देने के लिए बोला था, एक ऐसा ड्रग जिसे तुम्हारे ड्रिंक में डालकर पिलाने से तुम सारा सच उगल देते। फिर अंश से देखकर कहा, कहाँ है वो ड्रग। तो उसे लड़की ने अपने हाथ ऊपर इनरवियर में हाथ डाला, उसे वो ड्रग वहां नहीं मिला। फिर वो अंश की तरफ हैरानी से देखने लगी। तो अंश हंसा और अपनी मुट्ठी में से वो पैकेट निकालकर उसके सामने रखा और बोला कि बेबी कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रही। तो वह हैरानी से अंश की तरफ देखने लगी। तो अंश ने अपनी सिगरेट बॉक्स में से सिगरेट निकाली और उसके कश भरने लगा वो दोनों, और बोला, और क्या क्या जानना चाहते हैं मुझे अब एक ही सांस में बता दो, क्योंकि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं और मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर मुझे मेरी एंजल के पास जाना है। फिर उसे लड़की ने बताया कि डेविड ने तुम्हारी पूरी फैमिली पर नजर रखी है और उन्हें यह पता चला है कि तुम्हारे पास कोई लड़की है जो तुम दोनों भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अंश ने कहा और वो उसे कैसे पता चला, तो उसने कहा तुम्हें 2-3 दिन पहले उसे लड़की को उठाकर अस्पताल जाते हुए किसी ने देखा था और उसी ने डेविड को बताया कि कभी किसी की परवाह न करने वाला अंश ओबरॉय उस लड़की के लिए बहुत वॉरिड था। उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। अंश हंसा और बोला हो तो हम पर नजर रखी जा रही थी। फिर अपने आप से बोल शिव सही कहता है, रॉबिन के साथ साथ उसके भाइयों को भी मार देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए। फिर उसने कहा और क्या जानना चाहती थी उसे। लड़की ने कहा कि उसे लड़की के बारे में जानना था कि वो कौन है, क्योंकि डेविड को ये पता है कि तुम्हारी बहन कौन है और उस पर भी नजर रखी जा रही है। जैसे उसने कहा कि उसकी एंजल पर और सनाया दोनों पर नजर रखी जा रही है, अंश को गुस्सा आ गया। उसने उसे लड़की को घूर के देखा और बोला आगे। तो लड़की ने कहा जब तुम उसे लेकर जा रहे थे तो किसी ने तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक करके डेविड को दिखाई थी और डेविड को लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर, इसीलिए मुझे भेजा था ताकि मैं उसे लड़की का सारा सच उगलवा सकूं। और अंश ने गुस्से से कहा और उस लड़की ने कहा कि और तुम्हारे फार्म हाउस और मेंशन पर भी नजर रखी जा रही है, तुम्हारे ही यहाँ का एक गार्ड डेविड के साथ मिल चुका है। अंश जोर जोर से हंसने लगा और बोला वेल डन डेविड और मार्क्स ने प्लान तो बहुत सॉलिड बनाया है, बट गलती कर दी। ओबरॉय ब्रदर्स से पंगा लेने के लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी उन्हें, और खासकर हमारी बहन और हमारी एंजल पर नजर रखने के लिए। फिर उसने एक मैसेज किया तो कर बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर टाइप गार्ड रूम के अंदर आ गए। जैसे ही वो रूम के अंदर आए वो लड़की अपने आप में सिमटने लगी, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ इनरवियर में थी। तो वहीं उसको देखकर हंस और बोला क्या हुआ बेबी, क्या छुपा रही हो और इनसे क्या पर्दा, क्योंकि अभी यही तो तुम्हारी सारी गर्मी निकलेंगे। जैसे अंश ने ये कहा वो लड़की हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और गिरने लगी कि प्लीज मेरा कोई कसर नहीं है, प्लीज मुझे सिर्फ भेजा गया है, मैं सब कुछ नहीं चाहती थी। फिर अंश बोला मेरी एंजल पर और मेरी बहन पर नजर रखने की सजा उसे डेविड और मार्क्स तो मिलेगी, पर उसका मोहरा तुम भी बनी हो। तुम भी आज उन दोनों की इन्फॉर्मेशन उसे देकर उन दोनों को फंसाने में उनके साथ देती। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं? उन दोनों को क्या सजा मिलेगी यह तो कोई नहीं जानता, पर तुम्हें क्या सजा मिलेगी तुम अच्छे से समझ चुके हो। वो बॉडी बिल्डर से लड़की को अपनी गंदी निगाहों से देख रहे थे। वो लड़की ने कहा प्लीज प्लीज ऐसे मत करो, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने पैसों के लिए किया। तो अंश ने कहा किसा यही तो बात है, तुम पैसों के लिए इतना गिर जाती हो कि तुम्हें यह भी नहीं एहसास हुआ कि 2 मासूम की जिंदगी तुम दाव पर लगा रही हो। फिर उसने अपने गार्डों को इशारा किया कि इसे लेकर जाओ और वह उसे वैसे उठाकर ले गए। वो लड़की चीखती रही, पर अंश उसे तो वैसे भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंश ने अपना सर पीछे टिकाया और अपने आप में ही हंसने लगा कि वो डेविड अपनी मौत तूने बद से बदतर की है, अब मैं मेरी एंजल को पर बुरी नजर रखने की तुझे क्या सजा दूंगा, तू सोच भी नहीं सकता। फिर उसने किसी को फोन किया तो विशाल उसे कमरे में आया। उसने देखा तो फर्श पर खून ही खून था और उसने बॉडीगार्ड को भी उसे लड़की को ले जाते हुए देख लिया था। अंश ने ऐसे विशाल को देखा और बोला इसके बाद की इंफॉर्मेशन तुम कहीं नहीं पहुंचाओगे अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। विशाल समझ गया कि अंश किसकी बात कर रहा है और वो डर गया। उसने अपना सर झुका लिया अपने भाई। फिर अंश ने कहा अपने भाई की परवाह नहीं होती तो तुझे मैं कभी भी नहीं छोड़ना। फिर वो चिल्लाकर बोला बहुत गलतियां कर रहे हो विशाल, कहीं ऐसा ना हो शिव की बात की कदर भी ना करो, और तुम्हें पता है मैं ऐसा कर सकता हूं। विशाल ने कहा सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अंश ने कहा मेरे कपड़ों का इंतजाम करो 10 मिनट के अंदर अंदर। विशाल सर झुकाकर वहां से चला गया। अंश ने अपनी शर्ट उतारकर वहीं पर फेंकी और अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसे पर डालकर उसको जला दिया और बोला अब मेरी एंजल के आने के बाद किसी का भी गंदा टच मुझ पर और मेरे कपड़ों पर बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर बाथरूम की तरफ चला गया। इधर शिव उसे सब पता चल गया था कि किस किस तरह से रॉबिन के भाइयों ने उसे लड़की को भेजा है। पहले शिव को बहुत गुस्सा था कि अंश फिर से किसी लड़की के साथ रात बिता रहा है। वो उससे से बात करना चाहता था, वो गुस्से से उबल रहा था, पर बाद में उसे पता चला कि वो लड़की रॉबिन के भाइयों की भेजी हुई लड़की थी और अंश ने उसे उसकी जगह दिखा दी है। और वो फोटोज जो विशाल पब में भेज रहा था वो शिव को ही भेज रहा था, क्योंकि शिव को पता था कि अंश अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे आना से दूर रखा जा रहा है। और इसीलिए शिव ने विशाल को अंश पर पल पल की नजर रखने के लिए कहा था और छोटी से छोटी बात भी शिव को बताने के लिए कहा था। और अंश को यह पता चल गया था कि विशाल शिव के कहे ऑर्डर्स मान रहा है। इस बात से शिव का गुस्सा थोड़ा कम हुआ था, वरना वो अंश से तभी बात करना चाहता था। अब शिव को यह भी पता चल गया था कि रॉबिन के भाइयों ने उसके फार्म हाउस और मेंशन पर नजर रखवाई हुई है। अंश ने ही उसे मैसेज करके बता दिया था कि एंजल को 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़े और उसके फार्म हाउस आने से पहले पहले एंजल को सुला दे, क्योंकि वो वहां आकर खुद उस गार्ड को सजा देना चाहता था जो कि उस पर नजर रख रहे थे। क्यों अंश विशाल को सिर्फ सजा देता है, नौकरी से नहीं निकलता या फिर उसकी गलतियों के लिए उसे जान से नहीं मारता? और अब क्या तूफान लाने वाले हैं ये रॉबिन के भाई डेविड और मार्क्स, और जब जयवीर ठाकुर जर्मनी खुद आएगा तो क्या होगा? एपिसोड 43। अंश ये सुनकर फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा था। वो उस आदमी को खुद ही सजा देना चाहता था। उसने आने से पहले अपने सिक्योरिटी सिस्टम को उस आदमी के बारे में पता चलने के लिए बोल दिया था। इधर आना अपना किताबों में लगी हुई थी, उसकी पढ़ाई काफी पीछे रह गई थी और शिव उसकी पूरी हेल्प कर रहा था।
वे अपनी किताबों में ही उलझी थी और शिव उसे 2 बार बोल चुका था कि वो इन सबको रखकर सो जाए क्योंकि अंश फार्म हाउस के लिए निकल चुका था और शरत के अनुसार आना अभी अंश से नहीं मिल सकती थी। आना मान ही नहीं रही थी, वो बार बार कह रही थी कि उसे बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है जो उसे कंप्लीट करना है। प्रिंसेस, तुम्हें कहा ना, तुम्हारा कुछ भी काम पीछे नहीं रहेगा और 2-3 दिन की बात है, जैसे ही तुम थोड़ी ठीक होती हो तुम्हें वापस कॉलेज जाने लगोगी। आना ने कहा, पर तब तक का मेरा काम बहुत रह जाएगा और एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए मुझे काम कंप्लीट करना है। फिर शिव ने एक इंजेक्शन निकला, उसे पता था कि आना इस तरह से नहीं मानेगी। उसने इंजेक्शन निकाला और आना की तरफ बढ़ने लगा। आना इंजेक्शन से डरती थी, इसीलिए वो उसका ध्यान भटकाकर इंजेक्शन लगाना चाहता था। यह एक तरह से नींद का इंजेक्शन था जिसे आज आना आराम से सो जाए, क्योंकि उसे पता था कि अब अंश पहुंच गया तो वो गार्ड को बहुत बुरे तरीके से सजा देगा। शिव को भी बहुत गुस्सा था, वह भी उन सबको सजा देना चाहता था और आना के लिए अब ये सब देखना ठीक नहीं था क्योंकि आना नहीं देख पाएगी। इसीलिए शिव आना के पास आया और उसके आगे की बुक्स उठाकर साइड पर रखी। आना ने कहा, मैंने कहा ना मुझे पढ़ना है अभी। तो शिव ने कहा, मैंने भी कहा ना अभी नहीं। तुम्हारा जरा भी काम नहीं रहेगा, अगर जरूरत पड़ी तो टीचर खुद घर आएगी तुम्हें पढ़ने। फिर शिव उसके पास बैठा और एक हाथ से उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा। आना उससे छूटने लगी तो शिव ने कहा, कुछ नहीं कर रहा प्रिंसेस, घबराओ मत। शिव ने बड़े प्यार से उसके माथे पर होठ रखे, फिर चीक्स पर रखते रखते नीचे की तरफ आया। आना कसमसने लगी। उसने कहा, प्लीज अब मुझसे दूर रहे, अपने प्रॉमिस किया था कि आप तब तक मेरे करीब नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं चाहूंगी, और यह आप क्या कर रहे हैं। शिव ने कहा, मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी, पर इसके लिए नहीं कहा कि मैं तुम्हें किस भी नहीं कर सकता। पति हूं तुम्हारा, इतना हक तो बनता है। आना कुछ कहती उससे पहले ही शिव ने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और एक हाथ से उसकी गर्दन से पीछे अच्छे से उसको होल्ड कर लिया ताकि वो हिल न पाए। फिर उसने उसका हाथ पर बड़े ध्यान से बिना उसे पता चले इंजेक्शन लगा दिया। आना को कोई चीज चुभती हुई दिखी, पर शिव उसके होठों को शक करने लगा सो दैट उसे जरा भी पता ना चले। पहले शिव ने सिर्फ आना का ध्यान भटकने के लिए उसके होठों को अपने होठों में लिया था, पर अब तो वो उसकी किस में खो ही गया। उसे कुछ होश नहीं रहा। वो कितनी ही देर उसके होठों को शक करता रहा, कभी अपर पर कभी लोअर। उसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे मीठी चीज दिख रहा है वो खा रहा है। आना कितनी ही देर कसमसाती रही, फिर धीरे धीरे इंजेक्शन भी लगा हुआ था और अभी भी चोट पूरी तरह से भरी नहीं थी। वह वैसे ही शिव की बाहों में ही सो गई। शिव ने जब देखा कि आना की बॉडी पूरी ढीली पड़ चुकी है, उसने उसके होठों को छोड़ा और फिर बड़े प्यार से उसे वैसे ही लेटा दे दिया। उसके माथे पर हाथ फेरता हुआ बोल, जितना तुम्हारे करीब आओ प्रिंसेस उतना ही बहकता हूं। क्या हो जाता है, जल्दी से मान जाना। जान, सच में अंश कहता है कि अब कंट्रोल करना भी मुश्किल है। तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूं और तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, हम दोनों सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस तुम जल्दी से हमारे प्यार को समझ जाओ। फिर उसे अचानक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और उसने आना को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके आसपास पिलो रख दिए ताकि उसे जरा भी तकलीफ ना हो, और वो नीचे कमरे से निकलकर आ गया। जब तक वो नीचे आया अंश हाल में आ चुका था और एक गार्ड को पकड़कर 2 आदमी खड़े थे और वो ऊंची ऊंची चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो। शिव ने अब कोई भी गलती नहीं की थी, उसने दरवाजा बड़े अच्छे से लॉक किया था। वो नीचे आया तो उसने देखा कि अंश आराम से एक चेयर पर बैठा है और सामने वो आदमी घुटनों के बल बैठा है और 2 गार्ड उस पर बंदूक ताने खड़े हैं। शिव भी आकर अंश के साथ ही दूसरी चेयर पर बैठ गया। उस गार्ड को देखा और बोला, तुमने क्या सोचा ओबरॉयज के साथ गद्दारी करोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। वो गार्ड रोने लगा, बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं यह नहीं करना चाहता था, पर मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। अंश ने कहा, ऐसी भी क्या जरूरत थी पैसों की। तो उसने कहा, सर मेरी माँ बीमार है। तो अंश ने कहा, वो तो मर चुकी है। शिव ने अंश की तरफ देखा तो अंश ने कहा, क्या मैंने नहीं मारा? इस तरह से मत देखो, उसकी माँ 3 दिन पहले ही मर चुकी है, मुझे पता चला था। तो वो गार्ड हैरान हो गया क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया था। फिर अंश ने कहा, और क्या मजबूरी थी? तो उसे गार्ड ने कहा कि सर प्लीज मैं लालच में आ गया था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अंश हंसा और बोला, बेटा अब कुछ करने के लायक बचोगे तभी तो करोगे। शिव को भी उसे गार्ड पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे उन्होंने उसकी प्रिंसेस और उसकी जान जान से प्यारी बहन सानू दोनों की सारी इंफॉर्मेशन उस डेविड और मार्क्स तक पहुंचा रहा था। शिव उठा और उस गार्ड के बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला, सिर्फ पैसों के लालच के लिए तुमने इतना बड़ा धोखा किया, भूल गए कि हम हैं क्या चीज। अंश शिव को देखता रहा, फिर उसने उसे भड़काने के लिए बोला, तुझे पता है प्रिंसेस की, तुम्हारी प्रिंसेस की यह सारी न्यूज और विद फोटोग्राफ्स डेविड तक पहुंची है और डेविड ने प्रिंसेस पर गंदी नजर डाली है। उस लड़की ने बताया मुझे कि डेविड को अब वो लड़की यानी कि हमारी एंजल चाहिए, किसी भी कीमत पर। शिव को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने एक लात उस गार्ड पर मारी और बोला, हिम्मत भी कैसे की तुमने, क्या हम कुछ सैलरी में कमी छोड़ते हैं जो तुम्हें बिकने की जरूरत पड़ गई? वो गार्ड हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, पर आज अंश से भी ज्यादा शिव खतरनाक लग रहा था और अंश चाहता था कि शिव खुद उसकी सजा दे। और अंश चेयर पर बैठा मुस्कुरा रहा था और शिव को लगातार कुछ ना कुछ कहकर भड़का रहा था और शिव
लगातार उसके मुंह पर अपने पैर से मार रहा था कि क्यों तूने ऐसा किया, क्यों हमारी प्रिंसेस पर बुरी नजर डालने वाले का तो हम क्या हाल करेंगे, पर तूने हमारी प्रिंसेस की पिक्चर्स भी कैसे भेजी, हिम्मत भी कैसे हुई उस सच पर नजर डालने की, जबकि सबको ये बोला है कि हमारी बहन और प्रिंसेस पर कोई भी नजर उठाकर देखेगा भी नहीं। फिर क्यों तुमने ऐसा किया? शिव बहुत खतरनाक लग रहा था। फिर शिव ने दूसरे गार्ड को इशारा किया जो साथ में खड़ा था, तो उसने एक धारदार चाकू शिव के हाथों में रख दिया। शिव ने कहा, इन्हीं नजरों से तूने मेरी प्रिंसेस को देखा था ना? और उसने वो चाकू उसकी आंखों में गाड़ दिया। एक जोरदार चीख निकली और अंश वह चेयर पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था और मुस्कुरा रहा था ऐसे शिव को देखकर। फिर अंश ने कहा, शिव, इसने इसी हाथ से वो पिक्चर्स उसको भेजी। शिव ने उसके हाथ पर भी लगातार वार किया। अब तो उसने इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो चीख सके। खून पानी की तरह बह रहा था और वो गार्ड लगभग अधमरा हो चुका था। शिव जो लोगों को बिल्कुल टॉर्चर नहीं करता था और सीधा मारने में बिलीव करता था, बल्कि वो जल्दी किसी को मारता भी नहीं था जब तक कि पानी सर से ऊपर ना चला जाए। पर आज उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उनकी प्रिंसेस और उनकी बहन पर नजर डाली गई है और यह वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और शिव लगातार उसके हाथों पर मार रहा था। फिर अंश उठा और उसने शिव को पीछे किया और बोले, बस कर, ऑलमोस्ट मर चुका है, बाकी का काम हमारे कुत्ते कर देंगे। कितने दिनों से भूखे हैं, कोई ताजा मांस नहीं मिला और वैसे भी यह कुत्ता कुत्तों का ही शिकार हो सकता है। फिर उसने अपने गार्ड को इशारा किया तो उसे वैसे ही घसीटते हुए बाहर ले गए। हाल में खून ही खून था और शिव के चेहरे पर, उसके कपड़ों पर सारा खून था और शिव गुस्से से उबल रहा था। उसके हाथों में वही चाकू था और अंश से ऐसे देखकर खुश हो रहा था। विशाल और रॉकी भी आ चुके थे। वह भी शिव को देखकर एक बार तो कांप गए, क्योंकि शिव सच में शिव का रौद्र रूप लग रहा था। विशाल वो तो अंश को अपनी टेढ़ी नजरों से देख रहा था कि कैसे अंश ने शिव के हाथों से इतना टॉर्चर कराया, जबकि उसे पता है कि शिव इन सबसे दूर रहता है। और अंश एक मुस्कान के साथ आराम से शिव के आसपास घूम रहा था। विशाल अंश को देखकर अपने मन में, कितना चालाक है यह इंसान, इसने शिव के हाथों ये काम जानबूझकर कराया है, उसे भड़काकर। गॉड, सच में डेविल से भी बड़ा डेविल है ये। और अंश जैसे विशाल के मन की बात समझ गया था। फिर उसने विशाल को देखा और अपनी एक आई विंक कर दी। विशाल सहम गया और नीचे देखने लगा। रॉकी के चेहरे पर भी मुस्कान थी, क्योंकि वो समझ सकता था कि अंश ने ये काम क्यों कराया है। फिर अंश ने शिव को देखकर कहा, अब तू ऐसे कैसे एंजल के सामने जाएगा? जा, बात ले ले, कपड़े बदल ले और ऊपर स्टडी में आकर मिल, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। शिव गुस्से से अंश की तरफ देख रहा था। वह भी समझ गया था कि अंश ने उसे भड़काया है, पर इसके पीछे वजह क्या है, जबकि अंश खुद उसे सजा दे सकता था। उसे बस वह वजह जाननी थी और उसे ये तो पता चल गया था कि अंश भी कोई खेल खेल रहा है, क्योंकि उसकी मुस्कान ही बता रही थी। शिव वैसे ही दूसरे कमरे में चला गया। वो इस तरह से अपने कमरे में जाना भी नहीं जाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रिंसेस के कमरे तक भी कोई किसी का गंदा खून आए। वो जल्दी से दूसरे कमरे के बाथरूम में चला गया। अंश ने विशाल को देखा और बोला, सनाया को फार्म हाउस शिफ्ट करो और अभी के अभी पूरी सिक्योरिटी के साथ उसे फार्म हाउस लेकर आओ। और यह काम बड़े ध्यान से होना चाहिए, उसका एक बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। रॉकी ने भी हाँ बोला और विशाल ने भी, और वह दोनों वहां से निकल गए। फिर अंश ने ऊपर प्रिंसेस की कमरे की तरफ देखा और हंसता हुआ ऊपर कमरे में चला गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला बड़े धीरे से, तो देखा उसकी एंजल बड़े प्यार से बेड पर सो रही है और बिल्कुल एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह। वो धीरे धीरे उसके पास गया। जाते ही उसने उसके माथे पर होठ रखे और धीरे धीरे उसके होठों को अपने होठों में लेकर किस करने लगा। उसने 2 मिनट में ही लगभग उसके होठों को खा लिया और फिर जैसे ही एंजल कसमसने लगी, उसने धीरे से उसे छोड़ा और फिर से छोड़कर वेट करके फिर से उसके होठों पर कब्जा जमा लिया। फिर उसकी नेक पर किस करने लगा और बोला, एंजल एंजल एंजल। कितना मिस कर रहा था इस खुशबू को वो उसके नेक पर, ऐसे ही कि धीरे धीरे अपनी टंग चलता रहा और बोला, डॉन टी वरी एंजल, जो सजा मुझे मिली है तुमसे दूर रहने की, वो सजा अब शिव को भी मिलेगी। इतनी ही देर में शिव भी रूम में आ गया। उसने कहा, तू यहाँ है? मैंने तुम्हें स्टडी रूम में देखा तो समझ गया जब तू वहां नहीं था तो यहाँ होगा। शिव ने कहा, तूने अपना वादा तोड़ दिया। फिर अंश ने शिव को इशारा किया कि चल स्टडी में चल, मैं आ रहा हूं। शिव वैसे ही स्टडी रूम में चला गया। अंश ने एक लास्ट बार एंजल के होठों को अपने होठों में लिया और किस करके बोला, बहुत जल्द मिलते हैं एंजल, और फिर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, पूरा का पूरा खा जाऊंगा। और फिर वैसे ही उसे लेटाकर स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में आकर शिव ने अंश को देखा और बोला, तूने अपना वादा तोड़ दिया तो? अंश ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। याद कर, मैंने तुम्हें कहा था मैं एंजल के सामने नहीं आऊंगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं एंजल से मिलूंगा नहीं। शिव अंश की तरफ हैरानी से देखने लगा। तो अंश ने अपनी एक आई विंक कर दी कि तुझे याद होना हो, पर मैंने ऐसा ही कहा था। शिव ने कहा, ठीक है, अब ये बता कि यह काम तूने मेरे हाथों से ही क्यों कराया? अंश ऊंची ऊंची हंसने लगा और बोला, देख आ गया ना तू भी मेरी बातों में। एपिसोड 44। शिव ने उनसे पूछा, क्यों किया आखिर तूने ऐसा? जब तुम खुद उसको मार सकते थे तो तुमने मेरे हाथों से क्यों मरवाया? अंश ने कहा, भाई तुम्हें गुस्सा आ रहा था कि तुम्हारी प्रिंसिपल को कोई गंदी नजरों से देखे, तो इसमें तूने उसे टॉर्चर कर दिया, तो क्या गलत किया?
शिव ने कहा जितना सीधा तू बन रहा है उतना सीधा है नहीं, अब लाइन पर आ और बता। अंश हंसा और बोला ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि इतनी सीधी बात है नहीं। फिर अंश ने शिव को अपने फोन पर वीडियो दिखाया जिसमें कि शिव उसको टॉर्चर कर रहा था। शिव ने अंश की तरफ देखा और बोला तुमने उसे वक्त की वीडियो भी बनाई वह। अब तो पक्का शक हो गया कि जरूर तू कुछ चाहता है, तो अंश बोला बिल्कुल। शिव बोला जल्दी बता क्या मकसद था इस सब के पीछे। अंश ने कहा मकसद यही था कि अगर इस सजा के बाद तूने मुझे कोई और सजा देने की सोची या कुछ भी अपनी मनमानी करने की कोशिश भी की तो मैं तेरी यह वीडियो तेरी प्रिंसेस को दिखा दूंगा और उसे बता दूंगा कि उसके इस प्यारे से शिव का क्या असली चेहरा है। शिव ने कहा कितना कहे तू, भाई हूं मैं तेरा। अंश ने कहा तू भी तो है, तूने मुझे इतनी बड़ी बड़ी सजा दी, एडवर्ड का केस लिया, मुझे लीगल कामों से दूर रखा और सबसे बड़ी सजा मुझे मेरी एंजल से दूर रख रहा है। शिव ने कहा कि तू जानता है उसकी वजह। अंश ने कहा कि का वजह जो भी हो पर शायद मैं तुझसे ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता था। शिव का इसीलिए तूने मुझे भड़काया। तो अंश ने कहा का बिल्कुल जैसे तू मुझे ब्लैकमेल करता है, अब मैं तुम्हें करूंगा। शिव ने ठंडी सांस भरी और सिगरेट निकालकर पीने लगा। उसने कहा तेरा कुछ नहीं हो सकता अंश, सच में तेरे आगे तो मैं भी हार चुका हूं। अंश और बोला यही तो मैं चाहता हूं, सब लोग मेरे आगे हारे और मैं जीतूं, सिर्फ जीत चाहिए मुझे। शिव ने कहा अब बताओ उस लड़की ने और क्या क्या बताया। तो अंश ने कहा सनाया को फार्म हाउस बुला लिया है, आज से वो फार्म हाउस पर ही रहेगी तेरे साथ, क्योंकि मेंशन में बाहर लोगों का आना जाना है, कितना भी अवॉइड कर दो। कुछ गार्ड ऐसे हैं जिन्हें बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए मैं कुछ भी रिस्क नहीं ले सकता और मेंशन में मैं उसे अकेली नहीं छोड़ूंगा और फार्म हाउस से दोनों कॉलेज इकट्ठे जाया करेंगे। शिव ने कहा पर अभी तक आना के सामने कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, वो अभी भी सनाया को गलत समझती है। अंश ने कहा हमेशा तेरी बेवकूफियां आगे आता है, दोनों इकट्ठी रहेगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप क्लियर हो जाएगी, यही तो तुझे समझाना चाहता हूं। और सानू हमारे साथ सेफ रहेगी। शिव ने कहा नहीं अंश, तू मेंशन रहेगा और सानू तेरे साथ रहेगी, मैं आना के साथ फार्म हाउस में रहूंगा। अंश ने कहा तू गधा है और गधा ही रहेगा, मैं कह रहा हूं कि मैं सारा दिन तो मेंशन में नहीं रह सकता ना, सारे काम मुझे देखने पड़ते हैं, मुझे लंदन भी जाना है। फिर सानू कहाँ रहेगी, इसीलिए वो तेरे साथ यही फार्म हाउस पर रहेगी। कह रहा हूं दोनों इकट्ठी कॉलेज जाएगी, मिलकर रहेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। शिव ने कहा वो बात तो सही कह रहा है, उसके लिए मैं एग्री हूं, लेकिन आना का क्या, कहीं ऐसा ना वो फिर से सानू को गलत समझे और उसे भी बुरा लगे। तुमने देखा नहीं सनाया बहुत रो रही थी। अंश ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा, तू है हैंडल कर लेना। फिर शिव ने कहा पर तुम यहां नहीं आएगा, तेरी मेरी डील हुई है। तो अंश ने कहा का बिल्कुल आऊंगा, जब आना सो जाएगी तो मेरा जब दिल होगा मैं आऊंगा, बहुत रह ले लिया उसके बिना। वैसे भी मैंने तुझे डील की थी कि मैं आना के सामने नहीं आऊंगा, यह नहीं कि मैं उसे देखूंगा भी नहीं। शिव ने ठंडी सांस भरी और वहां से चला गया। अंश ने कहा जा रहा है, तो शिव ने कहा अपने रूम में जा रहा हूं प्रिंसेस के पास, उसे मेरी चेस्ट पर से रखकर सोने की आदत है। और उसने अपनी एक आई विंक कर दी। शिव अंश को चिढ़ा रह रहा था। फिर अंश ने कहा शिव तेरे और एंजल के बीच में कुछ हुआ? तो शिव ने कहा नहीं, मैं उसे पूरा टाइम दे रहा हूं, मैंने उसे प्रॉमिस किया है जब तक वह नहीं चाहती मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अंश सच में गधा है तू, मैं होता तो ऐसा कुछ नहीं चाहता, बल्कि अपने प्यार से उसे प्रूव करता कि देख हम तुझे कितना प्यार करते हैं। शिव ने कहा सिर्फ फिजिकल होना ही प्यार है, वैसे कह करके प्यार नहीं जताया जा सकता। अंश ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला महात्मा जी आप जाए प्रवचन दीजिए और मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। 10 दिन की बात हुई थी, 3 दिन बीत चुके हैं, बस 1 हफ्ता किसी तरह से निकलना है और उसके बाद मेरे और एंजल के बीच में तो तुझे मैं कभी भी नहीं आने दूंगा। शिव ने कहा वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इधर विराट जर्मनी आ चुका था। आते ही एयरपोर्ट पर उसे लूसी मिली, वो उसे पिक करने ही आई थी। विराट लूसी कुछ पता चला नहीं विराट बिल्कुल नहीं, कुछ सुराग नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा आना गायब कहाँ हो गई। और तो और सनाया यही बोल रही है कि वो इंडिया में है, उसने पता कराया और वो बिल्कुल ठीक है, उसकी चिंता हम छोड़ दे। विराट ने कहा तुम्हारी ये दोस्त बिल्कुल झूठ बोल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इंडिया कभी नहीं जाएगी, तुम्हें बताया ना। फिर लूसी ने कहा विराट आखिर ऐसी क्या बात है जो आना इंडिया से होकर भी वो कभी नहीं जाएगी। विराट ने कहा वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर इतना है कि यह बिल्कुल झूठ बोल रही है। लूसी ने कहा फिर क्या करे, कैसे पता करे। विराट ने कहा क्या इस सनाया का कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ मिल सकता है, मैं पता करने की कोशिश करूं अपने तरीके से। फिर विराट ने लूसी से पूछा क्या कभी आना ने मेरे बारे में सनाया को बताया है या कभी बात हुई है? तो लूसी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मिशी को भी नहीं पता था तुम्हारे बारे में, वो तो मैंने ही बता दिया उसे। विराट ने कहा तुमने क्यों बताया, तुम्हें मना किया था कि मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना, और मेरी और आना की दोस्ती के बारे में तो कुछ भी नहीं। लूसी ने कहा विराट मैं डर गई थी, मुझे आना की चिंता थी और बातों ही बातों में मैं भूल गई। विराट ने कहा अब तुझे क्या लगता है कि यह मिशी कहीं किसी को कुछ बताएगी तो नहीं? तो लूसी ने कहा नहीं, वो तो खुद सनाया पर शक कर रही है, उसने ही मुझे बोला है कि उसे सनाया पर शक है। फिर विराट ने सनाया के बारे में पूछा कि यह है कौन, तो उसने कहा हमें अभी पता चला है, थोड़े दिन पहले ही सनाया ये बताती थी कि उसके भाई बहुत पावरफुल है
और उसने कभी उनका नाम नहीं बताया। अब जाकर पता चला कि ओबरॉय ब्रदर्स जो है अंश ओबरॉय और शिव ओबरॉय वो उसके भाई है। विराट कुछ सोचने लगा और बोला, ओबरॉय ब्रदर, शायद मैंने नाम सुना हुआ है। लूसी ने कहा, कोई यहाँ जर्मनी के बहुत पावरफुल लोग हैं, बल्कि यूं कह ले कि उनका डंका चलता है। विराट कुछ सोचने लगा, फिर उसने लूसी से कहा, लूसी मेरी बात सुनो। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी कि मैं यहाँ आया हूँ या मैं तुमसे मिला हूँ। तुम्हारे अलावा मुझे यहाँ कोई नहीं जानता और कोई भी नहीं पहचानता, इसीलिए अब हम आज से ही अजनबी हैं। अगर मैं कभी तुम्हारे सामने भी आ जाऊं तो मुझे पहचाना मत और मेरा नाम तो बिल्कुल भी मत लेना। लूसी ने कहा, मैं सब समझ रही हूं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो। बात क्या है? अगर तुम्हें कुछ भी शक लग रहा है तो हम सीधा ओबरॉय ब्रदर से पूछ लेते हैं, या फिर क्या पता आना सच में इंडिया चली गई हो, तुम्हें नहीं पता। विराट ने कहा, मुझे पता है कि आना गलती से भी इंडिया नहीं जाएगी, बल्कि वह तो इंडिया के नाम से भी डरेगी। तो उसी ने कहा, यह बात तो है, आना ने कई बार बताया था। विराट ने लूसी से और कुछ इन्फॉर्मेशन ली और फिर वहां से अपने होटल की तरफ चला गया जो उसने बुक कराया था, और लूसी अपने हॉस्टल की तरफ आ गई। विराट ने कहा, अब यही तरीका है। उसने किसी को फोन मिलाया और उसे कुछ समझाया और फिर बोला, कल तक पेपर मेरे हाथ में होने चाहिए और अप्रूवल भी। परसों से ही मैं वहां जाना चाहता हूं। आगे से कुछ कहा गया। विराट ने फोन काट दिया। अपने आप से ही, कहां हो तुम जान, कहां हो? तुम्हें कितना बचाने की कोशिश की, पर एक जगह से निकला तो दूसरी जगह कहां फंस गई हो। और कौन है यह ओबरॉय ब्रदर्स? मुझे पता चलाना ही होगा, और यह सनाया, उसमें भी नजर रखनी होगी। इधर डेविड और मार्क्स, उन्हें पता चल चुका था कि वो लड़की अंश के हाथ लग चुकी है। डेविड, मार्क्स, आई टोल्ड यू, अंश बहुत खतरनाक है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब ये हमें भी नहीं छोड़ेगा। रॉबिन भाई की तरह ये हमें भी मार डालेगा। डेविड, तुम डर क्यों रहे हो? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लड़की जरूर उसके हाथ लगी है, लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारे मोहरे हैं जो मैं चलाऊंगा। फिर डेविड ने कहा कि बस एक अंश ओबरॉय ये खत्म हो जाए, और शिव ओबरॉय को तो हम देख ही लेंगे। मार्क्स ने कहा, वो बात तो ठीक है, ओबरॉय ब्रदर से भी बढ़कर एक दुश्मन हमारे लिए बैठा है। डेविड ने कहा, कौन? तो मार्क्स, कब भूल गया तू ब्लैक डेविल? तो देवी ने ठंडी सांस भरी और बोला, उसे कैसे भूल सकता हूं, पता है उसे ब्लैक डेविल की क्या दहशत है, पर हमने उसका कुछ नहीं किया। हम उसके रास्ते में नहीं आ रहे हैं, अभी वह शांत है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यह ब्लैक डेविल और ओबरॉय ब्रदर को क्यों सपोर्ट करता है, और खासकर अंश। ओबरॉय को मार्क्स से कहा, जरूर कुछ तो बात होगी, क्या पता ब्लैक डेविल और अंश मिले हुए हो या फिर उन दोनों में कुछ सेटिंग हो। डेविड ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ब्लैक डेविल को कोई नहीं जानता, उसे एक दो लोगों के अलावा किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ मास्क डालकर आता है और बहुत ही खतरनाक है। डेविड ने कहा, पर जो भी हो जाए अब हमारा बचना नामुमकिन है, क्योंकि यह अंश हमें नहीं छोड़ेगा या कुछ ना कुछ तो हमारा नुकसान करेगा। तुम्हें इससे पंगा ही नहीं लेना चाहिए था। मार्क्स, क्यों इतना परेशान हो रहा है? मैंने कहा ना, जरूरी नहीं कि वो लड़की जो बोले सच है, हम यही बोलेंगे कि उसे लड़की ने हमें फंसाने की कोशिश की है, बस दैट्स इट। मार्क्स ने कहा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि जब तुझे पता था तो तूने उस लड़की को भेजा क्यों? वो बेवकूफ खुद तो फंसी फंसी हमें भी फंसा दिया, और जो वो बोल रही है उसकी वीडियो भेजा है अंश ओबरॉय ने। डेविड ने कहा, फिलहाल तू चुप हो जा, अभी मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। दोनों भाई सोचने लगे कि क्या किया जाए अंश ओबरॉय से मिलने के लिए, बचने के लिए। दूसरा दिन सनाया रात को ही पहुंच चुकी थी, पर वो अभी आना से नहीं मिली थी, क्योंकि आना सो रही थी और शिव से मिलकर वो अपने कमरे में चली गई थी। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर शिव आना को लेकर नीचे आया और उसे बड़े आराम से बिठाया। आना अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और शिव उसकी बहुत अच्छे से कह कर रहा था, उसकी छोटी बड़ी जरूरत का सारा ख्याल रख रहा था। आना भी थोड़ा बहुत शिव के साथ नॉर्मल हो गई थी, हालांकि उसकी अभी भी यह रत थी कि उसे ठीक होकर वापस ही जाना है। पर शिव अभी कुछ भी नहीं कह रहा था और आना को पूरा टाइम दे रहा था कि एक बार वो ठीक हो जाए, स्ट्रेस लेना बंद कर दे, उसके बाद बात करेंगे। आना ने अभी ब्रेकफास्ट टेबल पर ही बैठी थी कि सनाया अपने कमरे से आ गई और उसने आते ही आना और शिव को देखा और बोला, गुड मॉर्निंग भैया। फिर आना को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग आना, कैसी हो? आना ने सनाया की कोई बात का जवाब नहीं दिया। उसे गुस्सा आने लगा, उसकी पकड़ चम्मच पर कस गई। सनाया को आना का गुस्सा फील हो रहा था। उसने शिव की तरफ देखा तो शिव ने उसे आंखों ही इशारों से शांत रहने के लिए बोला। सनाया को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू आते आते रह गए। शिव ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर उसे शांत किया और फिर शिव ने कहा, सनाया आज से तुम यहीं रहोगी, जब तक मैं नहीं चाहता तुम वापस नहीं जाओगी, और कल का दिन आना रेस्ट करेगी, उसके बाद तुम और प्रिंसेस दोनों इकट्ठे कॉलेज जाओगी और पूरी सिक्योरिटी के साथ वापस आ जाओगे। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। आना ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वापस जाना है। आपने प्रॉमिस किया था कि मैं ठीक जाऊंगी तो आप मुझे वापस भेजेंगे। शिव ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, जब मुझे लगेगा तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो तब तुम्हें वापस भेजेगा। आना ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, इसीलिए तो परसों से कॉलेज भी जा रही हूं, अब मुझे वापस हॉस्टल जाना है। शिव ने कहा, प्रिंसेस जिद मत करो, मैंने कहा ना, जब मुझे लगेगा हम तुम्हें भेज देंगे। आना ने वैसे ही गुस्से से कहा, पर नहीं रहना मुझे यहां, आप लोग मेरे पास जबरदस्ती नहीं कर सकते। एपिसोड 45। शिव को भी गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, प्रिंसेस प्लीज जिद मत करो, देखो समझने की कोशिश करो, इसमें तुम्हारा ही भला है।
सनाया कुछ कहने ही लगी थी कि शिव ने अपने हाथ दिखाकर रोक दिया, क्योंकि आना पहले ही सनाया को गलत समझ रही थी। सनाया भी शिव की बात मानकर चुप हो गई। आना गुस्से से उठी और बोली, पर मैं यहां नहीं रहूंगी, चाहे आप कुछ भी कर ले, मैं वापस चली जाऊंगी। और वो ऊपर अपने कमरे में भाग गई। शिव को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी मुठियां कस गई कि इस लड़की को समझने की कितनी कोशिश की, कितने प्यार से इसे मना रहे हैं, पर यह है कि कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। सनाया ने शिव की तरफ देखा और बोला, भैया आप उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए, उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। पहले अंश भैया की बात से मुझे लगा था कि ठीक है, पर चाहे कुछ भी हो जाए, जबरदस्ती तो जबरदस्ती है। आप प्लीज उसे समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह से गुस्सा मत कीजिए। शिव ने सनाया की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने सनाया को बोला, सानू तुम ब्रेकफास्ट करो और अपने कमरे में जाओ और आज कहीं मत जाना। सनाया बहुत स्मार्ट थी, उसे समझ आ गया कि जरूर कुछ बात है, शिव उसे नहीं बता रहा, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर शिव एक मेड को बोल गया कि ब्रेकफास्ट लेकर ऊपर आओ, और ऊपर आना के कमरे की तरफ चला गया। ऊपर आकर उसने देखा आना बालकनी में बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। शिव उसके पास बैठा और बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आना ने छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर शिव ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़े रखा और बोला, प्रिंसेस मेरी तरफ देखो। आना ने अपना मुंह फेर लिया। शिव ने कहा, प्रिंसेस मैंने कहा मेरी तरफ देखो। आना ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, तो शिव ने जबरदस्ती उसका मुंह अपनी तरफ किया और बोला, देखो प्रिंसेस, आज मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं, प्लीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती और गुस्सा नहीं करना चाहता। सनाया उस दिन यही कह रही थी, क्योंकि उसे अंश ने समझाया था और सनाया का इसमें कोई हाथ नहीं है। वो अपने आप को तुम्हारी किडनैपिंग का जिम्मेदार इसलिए समझ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे धोखा देने वाली जो आना है, यानी कि एलिना, उसके बदले हमने तुम्हें उठाया था और तुम्हें सजा दी, इसीलिए उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वही तुम्हारी जिम्मेदार है। पर इसका मतलब यह नहीं कि सनाया ने हमसे कहा था, बल्कि वो तो हमारे पास कई बार आई थी। शी वॉज रियली वरीड अबाउट यू। वो तुम्हें ढूंढना चाहती थी किसी भी कीमत पर। आना ने कहा, आप अपनी बहन की ही साइड लेंगे, क्यों उसको गलत साबित करेंगे आप, जबकि सच्चाई उस दिन में सब सुन चुकी हूं, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर सनाया दी ने ऐसा किया क्यों। शिव ने कहा, मुझे एक बात बताओ कि सनाया के पास ऐसा क्या रीजन था कि उसने किया? क्या उसकी तुमसे कोई दुश्मनी है? क्या तुमने उसका कुछ बुरा किया है? तो आना ने ना में सिर हिलाया और फिर शिव ने कहा, क्या उसने कभी तुमसे लड़ाई की, या फिर तुम्हें किसी बात से ऐसा लगा कि सनाया ऐसा कर सकती है? आना ने फिर ना में सिर हिलाया, तो शिव ने कहा, जब उसके पास कोई वजह ही नहीं तो वो क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करेगी? बल्कि सच तो यह है कि सनाया तुम्हें लेकर बहुत परेशान थी, बल्कि तुम्हारी तीनों फ्रेंड्स। फिर आना ने कहा, का फिर वो वीडियो जो मुझे दिखाया गया? तो शिव ने कहा, वो अंश की चाल थी तुमसे शादी के लिए हाँ निकलवाने के लिए। वो तुम्हें किसी भी कीमत पर मानना चाहता था, पर इसका मतलब यह नहीं कि अंश तुमसे प्यार नहीं करता, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ, वो थोड़ा अलग है मुझसे, उसे जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है। आना ने कहा, मैं कुछ चीज नहीं हूं जो किसी को भी पसंद आ गई और उसने उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर दिया। शिव ने कहा, जानता हूं तुम तो हमारी जान हो, बस हमसे एक गलती जरूर हुई है कि हमने जो भी उस दिन तुम्हारे साथ उसे दिन किया, सच मानो तो सच में बहुत गिल्ट है। मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आया तुम्हारे अलावा, बल्कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि किसी से शादी भी करूंगा। मैं तो लड़कियों से दूर भागता था। हाँ, अंश था, उसे लड़कियां अट्रैक्ट करती थी, पर कभी भी उसने दिल पर नहीं लिया। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, तुमसे मिलने के बाद अंश ने कभी किसी और की तरफ देखा भी नहीं। वो थोड़ा सा जिद्दी है, अपनी मर्जी करता है, पर यकीन मानो जब तुम अंश को अच्छे से जान जाओगी ना, तुम उसे बहुत प्यार करोगी। आना ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे आप लोगों से कभी प्यार नहीं होगा। शिव हंसा और बोला, जरूर होगा प्रिंसेस, और यह मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं। तुम हम दोनों को प्यार करोगी, और वह भी टूटकर, आज नहीं तो कल हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम्हें मजबूर कर देंगे हमें प्यार करने के लिए। आना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो शिव ने कहा, देखो अभी तुम पर बहुत खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए तुम्हारा हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। आना ने हैरानी से शिव की तरफ देखा और बोले, कैसा खतरा और क्या जानते हैं आप? शिव आना को कुछ भी बताना नहीं चाहता था अभी, क्योंकि वो उसे टाइम देना चाहता था कि वो खुद ही सब बताएं। इसलिए उसने कहा, जो भी इंडिया में हुआ तुम्हारे साथ, इसीलिए मैं चाहता हूं अभी तुम यहीं पर रहो। यकीन मानो तो मैं तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। खुद बताओ, कितने दिन हो गए तुम्हें हमारे साथ? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हमें सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए, या हम सिर्फ फिजिकल होने के लिए तुम्हें अपने साथ रख रहे हैं? आना चुप हो गई। सच तो यह था कि शिव ने एक बार भी कोशिश नहीं करी थी आना के करीब आने के लिए, सिर्फ उसे एक बार इंजेक्शन देने के लिए उसने किस किया था। शिव ने कहा, अगर हमें तुम ही चाहिए होती तो खुद बताओ, क्या हमारे लिए इतना मुश्किल है? फिर शिव ने उसे समझाया कि देखो ऐसी बात नहीं है, लड़कियों की कमी नहीं है हमें। अगर हम चाहें तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी हमारे कदमों में होगी। बट हम तुमसे प्यार करने लगे हैं दोनों भाई, पता नहीं ये कैसे है, ठीक है गलत है हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि हम दोनों को तुमसे प्यार हुआ, और वह भी बहुत ज्यादा।
आना ने कहा पर यह गलत है, 2 लड़कों की एक लड़की के साथ शादी कभी सुना है क्या? शिव ने कहा गलत है, मानता हूं हमसे गलती भी हुई है, ये भी मानता हूं। इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा बल्कि अपने प्यार से यह साबित करना चाहता हूं कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। शिव ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और बोला, और उस एक दर्द के अलावा हम तुम्हें जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। जो तकलीफ तुम्हें दे दी उसके लिए पूरी जिंदगी गिल्ट रहेगा, बस उसके अलावा कभी तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं आने देंगे, यह वादा है मेरा। आना शिव को देखते ही रही। शिव की आंखों में उसे सच्चाई दिख रही थी, पर उसके साथ जो भी हुआ उसे भूलना इतना आसान नहीं था, इसीलिए वो चुप हो गई। शिव भी उसे समझाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला, चलो अब गुस्सा छोड़ो और ब्रेकफास्ट कर लो, और ये 2 दिनों में तुम मुझे बताओ पढ़ाई में मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, या फिर यकीन मानो सनाया तुम्हारी जरूर हेल्प करेगी, फिर तुम्हारी सीनियर है और वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। आना ने कहा कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो शिव ने कहा ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल कर सकता हूं। तो आना ने कहा कि नहीं, मैं अपने आप कर लूंगी। शिव ने कहा ठीक है, अंदर और ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें दवाई भी लेनी है। आना चुप करके उठी और शिव के साथ अंदर चली गई। कहीं ना कहीं उसके दिल में था कि उसे एक तकलीफ के बाद शिव ने उसकी बहुत केयर की है और उसे हमेशा प्रिंसेस जैसा ही ट्रीट किया है। अगर वो उसे प्रिंसेस बोलता है तो प्रिंसेस की तरह ही रखता भी है। वो ब्रेकफास्ट करते करते सोच ही रही थी कि अगर यह चाहे तो 1 मिनट में उसका शरीर पा सकता है, उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। पर फिर भी उसने उसकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं छुआ, बल्कि वो अंश को भी उससे दूर रख रहा है। आना चुप रही। शिव उसके मन की बात समझ रहा था और हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि वो समझ गया था कि शायद आना धीरे धीरे उसकी बातों से कन्विंस हो रही है। फिर इधर अंश किसी के साथ मीटिंग कर रहा था। उसने उससे कहा, डेविड और मार्क्स पर नजर रखो, अभी कुछ भी मत करना, मैं नहीं चाहता कि उन्हें आसान मौत मिले, मैं चाहता हूं कि वो पल पल इसी डर में रहेगी। अंश ओबरॉय कभी भी उन्हें मार सकता है और जितना भी जिए वो डरकर जिए, उन्हें जिंदगी मौत से भी बदतर लगे। फिर सामने वाले ने कहा ठीक है। तो अंश ने कहा पर छोटे छोटे धमाके करते रहना, जैसे कि उन्हें हमेशा ये लगना चाहिए कि मौत उनके सर पर मंडरा रही है, पर मारना मत। इधर विराट, उसके हाथ में कुछ पेपर्स आ गए थे। उसने अपने आप से कहा यह सब मैं अपनी जान तक बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा, और इस सनाया का क्या राज है इसे भी पता करूंगा, और इस सनाया और ओबरॉय ब्रदर्स से भी दूंगा कि आखिर यह आना के बारे में क्या छुपा रहे हैं। जयवीर ठाकुर उसका यूएस में इलाज कर रहा था, राणा उसके साथ ही था। राणा, मालिक पता चल गया कि वो लड़की कहाँ है। जयवीर ठाकुर ने राणा की तरफ देखा तो राणा ने डॉक्टर के हाथों कुछ पेपर्स दे दिए, क्योंकि एक डॉक्टर मास्क और हाथों में ग्लव्स लगाकर ही जयवीर के पास रहता था और किसी को आने की इजाजत नहीं थी। जयवीर ठाकुर अपने आप में हंसा और बोला, ये हुई ना बात। तो राणा ने कहा कि वो लड़का विराट, वह भी जर्मनी ही गया है, और क्यों गया है यह नहीं पता, पर यह पता चला है कि हाना बीबी पिछले कुछ दिनों से लापता है, ना वो कॉलेज जा रही है ना वो अपने हॉस्टल में है, कहाँ है पता नहीं। जयवीर ठाकुर ने राणा की तरफ देखा और बोला, जल्द से जल्द पता करो और कहाँ है वह। राणा ने हाँ में सिर हिलाया। फिर जयवीर ठाकुर ने कहा, ब्लैक डेविल से कांटेक्ट करो, क्योंकि जर्मनी से इस लड़की को लाने में हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी। राणा ने हाँ कहा और बोला, ठीक है, मैं आज ही ब्लैक डेविल से कांटेक्ट करता हूं। इधर अंश को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और अंश खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, ये हुई ना बात, जो मैं चाहता था वही हो रहा है। अब पता चलेगा मेरे सब दुश्मनों को कि यह ओबरॉयस है क्या चीज। और फिर ऊंची ऊंची हंसने लगा। इधर आना के कॉलेज में निशी और लूसी दोनों क्लास में बैठी थी। निशी ने कहा, लूसी कल रात तुम गई थी बाहर तुम्हारे फ्रेंड विराट को लेने, क्या वो आया? और क्या कहा उसने? तुम रात को बहुत लेट आई थी, मैं तुमसे बात करना भूल गई और सो गई थी। लूसी ने कहा, नहीं विराट नहीं आया, उसे कुछ काम था इसीलिए उसने कहा है, हो सकता है कि आना इंडिया चली गई हो। मिशी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने खुद तो कहा था कि विराट ने कहा है कि आना कभी भी इंडिया के लिए नहीं जाएगी। लूसी ने कहा, देखो मिशी, मुझे नहीं पता, मुझे जो विराट ने बोला मैंने तुम्हें बता दिया, और विराट तो इंडिया निकल चुका है आना से मिलने। फिर मिशी ने कहा, तो क्या अब आना कभी भी हमें नहीं मिलेगी, क्या वो इंडिया में ही रहेगी? लूसी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। लूसी अभी कुछ भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि विराट ने ही उसे मना किया था। विराट क्या करना चाहता था ये तो उसे नहीं पता था, पर यह उसे जरूर पता था कि शायद आना किसी बहुत बड़े खतरे में है और विराट उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। शिव लगातार स्टडी रूम में बैठा ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहा था। वह 1 मिनट में सनाया और आना को नहीं छोड़ रहा था। सनाया ने आना से बात करने की बहुत कोशिश की, पर आना सनाया से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी और उसने उसे बोल दिया था कि वो उसे अभी बात नहीं करना चाहती। सनाया को आना का बिहेवियर बहुत बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ भी ना कहना बेहतर समझा। उसने सोचा कि वह आना को पूरा टाइम देगी समझने के लिए। इसी तरह सब प्लानिंग और सब कुछ करते 2 दिन बीत गए और वह दिन आ गया जब आना और सनाया दोनों कॉलेज जाने लगे। कौन है ये ब्लैक डेविल जिससे सब मिलना चाहते हैं पर वो कभी किसी से नहीं मिलता और ना ही उसे किसी ने देखा है? क्या आना जयवीर? गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा।
तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।